नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। स्वागत है बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि डीएसपी देवेंद्र सिंह के ठिकानों पर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है और एनआईए की टीम पहले भी देवेंद्र सिंह के इंदिरा नगर आवास पर छापेमारी कर चुकी है। और ज्यादा अहम जानकारी आपको ये बताते चले कि लगातार 11 जनवरी को हिजबुल के कमांडर नवेद बाबू, रफी अहमद राठौर, इरफान शफी मीर के साथ इसे गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र सिंह पर आतंकियों के साथ संबंध रखने के संगीन आरोप जो है वो लगाए गए थे और देवेंद्र सिंह को जून महीने में भी दिल्ली की कोर्ट ने एक मामले में जमानत दी थी। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने यही आ रही है कि अब फिर से कश्मीर के अंदर लगातार एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है और काजीगुंड इलाके से 11 जनवरी को इन लोगों को यहां से धर दबोचा गया था और आतंक फैलाने के लिए देवेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किए गए थे। और एडवोकेट जो कि एक और आतंकी इनके साथ वहां पर मौजूद था, उसके आईएसआई के साथ भी लिंक जो है वो सामने आए थे। और धारा 370 हटने के बाद लगातार मजदूरों और ट्रक चालकों की हत्या में भी ये एडवोकेट शामिल था। देवेंद्र सिंह के साथ आतंकी जो पकड़े गए हैं उनके साथ रिश्ते बनाने, संबंध रखने के मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है जहां पर निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह के ठिकानों पर एनआईए ने लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। नगीन इलाका है जहां पर ये छापेमारी यहां पर चल रही है। आप साफ देख सकते हैं किस तरह से छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी आपको बताते चले कि इंदिरा नगर इलाके के अंदर लगातार छापेमारी जो है वो की गई थी, क्योंकि जिस घर के अंदर देवेंद्र सिंह रहता था उस घर से भी कई दस्तावेज उठाए गए थे और इन दस्तावेजों को खंगाला गया था, जिसके बाद कई अहम सुराग भी सामने आए थे और कई और लोगों के नाम निकलकर भी सामने आए थे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज फिर से देवेंद्र सिंह के घर पर दोबारा से छापेमारी करने की कोशिश की गई है। एनआईए की तरफ से कई संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इंदिरा नगर आवास पर पहले ही एनआईए छापामारी कर चुकी है। और देवेंद्र सिंह के कई आतंकियों के साथ संबंध थे, जिस तरह से पहले भी बताया गया कि 11 जनवरी को हिजबुल के कमांडर नवीद बाबू, रफी अहमद राठौर, इरफान शफी मीर, जिसे एडवोकेट के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी लोगों को धर दबोचा गया था और गिरफ्तार किया गया था। आतंक फैलाने के मकसद से ये लोग यहां पर पहुंचे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बहुत ही पुख्ता सबूत जो हैं वो देवेंद्र सिंह के पास से निकलकर सामने आए थे। अहम यहां पर जानकारी कि लगातार नगीन इलाके के अंदर कश्मीर में एनआईए छापेमारी कर रही है। जिस तरह से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आतंक के साथ पूरे जो लिंक हैं वो निकलकर सामने आए हैं कि किस तरह से आतंकी गतिविधियों में ये शामिल था। हथियार आतंकियों को दिलाए जाते थे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी की जाती थी। बड़ी खबर, नगीन इलाके के अंदर एनआईए की तरफ से लगातार देवेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और बड़ी बात आपको ये भी बताते चले कि नगीन जो इलाका है वहां पर कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर है, जिसके घर में ये छापेमारी हुई है और दुबई के अंदर ये बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा जखीरा जो है वो यहां से भी निकलकर सामने आ सकता है। अटकलें ये लगाई जा रही है, कोई लिंक इसके साथ दिख सकते हैं। हो सकता है कि देवेंद्र सिंह का लिंक इस शख्स के साथ भी हो जहां पर एनआईए आज छापेमारी कर रही है। कश्मीर के अंदर से निकलकर खबर सामने आई है, नगीन इलाके के अंदर एनआईए की तरफ से बार बार जो छापेमारी की जा रही है। अहम बात यहां पर यह है कि किस तरह से आगे का होने वाला ये पूरा काम है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में लगातार देवेंद्र सिंह जो है वो दिख रहे थे। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे और कोरोना को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के हवाले से भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर हमें बिल्कुल भी संजीदगी बरतनी नहीं देखी जा रही है। हमें बहुत संजीदगी इसको लेकर बरतनी चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,537 मामले सामने आए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 833 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में 20,88,612 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें 6,19,088 अभी भी देश के अंदर कोरोना एक्टिव जो मामले हैं वो सामने आए हैं। यानी कि एक्टिव मामले अभी तक 6,19,000
88 दिख रहे हैं। ज्यादातर 24 घंटों की अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि संजीदगी नहीं बरती जा रही है लोगों की तरफ से। लोग इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं कि अब कोरोना हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन बड़ी बात आपको बताते चले कि आज भी कोरोना महामारी हमारे साथ चल रही है, जिससे बचने की बहुत जरूरत है, लड़ने की बहुत जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,537 मामले सामने आए हैं और देश में अगर हम बात करें तो 24 घंटों में कोरोना से 833 लोगों की मौत हो चुकी है। और संक्रमितों का आंकड़ा देखिए, हैरान करने वाला है किस तरह से 20,88,612 पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और साथ ही साथ हैरान करने वाले एक्टिव मामले भी देखिए किस तरह से 6,19,088 मामले, यानी कि कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। और अगर हमें कोरोना से बचना है, जंग को जीतना है, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। घर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सक रहा है। और साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से 24 घंटे में कोरोना के 61,537 मामले सामने आना एक चिंता का विषय बन गया है। चलिए अब आपको केरल लिए चलते हैं और वहां पर जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्रैश हुआ है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। तो मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की एक कवायद जो है वो शुरू की गई थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि क्या पूरा ये जानकारी थी, वो बहुत जरूरी है बताना कि आखिर किस तरह से पूरा काम जो है वो किया गया है। तो खाड़ी देशों में मिले थे ये 3 लाख से अधिक आवेदन। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार प्लेन क्रैश को लेकर खबर जो है वो निकलकर सामने आई है कि किस तरह से प्लेन जो है वो केरल के अंदर क्रैश होता है। और मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की ये कवायद शुरू की गई थी। और साथ ही मौजूदा समय में वंदे भारत मिशन का 5वां चरण भी जारी हो चुका है और चौथे चरण में 926 उड़ानों से भारतीयों को लाया गया था वापस। और उसके साथ केरल में हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान इसी मिशन का हिस्सा था। और हादसे में 2 पायलटों सहित 18 की मौत हो गई थी। और खाड़ी देशों में जो मिले थे 3 लाख से अधिक आवेदन, वो अहम जानकारी थी। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि स्पेशल फ्लाइट से विदेशों से लोगों को लाने की कवायद लगातार जारी की गई थी, क्योंकि मौजूदा समय में वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जो है वो जारी हो गया है। 926 उड़ानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया गया। केरल में हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान इसी मिशन का हिस्सा था। और हादसे में 2 पायलटों के साथ 18 लोगों की मौत हो गई। बहुत अहम जानकारी आपको बताते चले कि मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की ये कवायद जो है वो शुरू की गई थी और स्पेशल फ्लाइट्स इन लोगों के लिए लगाई गई थी। बहुत जरूरी आपको ये बताते चले कि जिस तरह से काबिले तारीफ काम जो है वो पायलट की तरफ से किया गया है, अहम चीज है, क्योंकि केरल के अंदर लगातार अब बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि वंदे भारत मिशन जिससे दुबई से आ रहा ये प्लेन था और किस तरह से क्रैश हुआ, उसी की पूरी जानकारी आपको दी जा रही थी कि लगातार अपने मिशन के तहत विदेशों में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया जा रहा था। लेकिन मौजूदा समय में ही वंदे भारत मिशन 5वां चरण अपना शुरू करता है और चौथे चरण में 926 उड़ानें भरी जाती हैं, जिसमें 8 लोगों के साथ साथ आपको बताते चले अगर हम 10 को जोड़ दें तो 18 लोग हो जाते हैं और 18 लोगों की मौत हो जाती है। और स्पेशल फ्लाइट से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाया जा रहा था यहां वापस। और मिशन के तहत विदेशों में ये लोग फंसे हुए थे और खाड़ी देशों में 3 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन जो है वो भी दिए गए थे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया और उसके साथ ही ये बड़ा हादसा पेश आया था, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। रनवे पर विमान के फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया था। वंदे भारत मिशन के तहत ये विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें
190 लोग सवार थे और हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं प्लेन हादसे में दोनों पायलट समेत अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। और डीजीसीए के मुताबिक अगर हम बात करें तो हादसे में कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि दोनों पायलट की मौत हो चुकी है, वहीं कैबिन क्रू सुरक्षित है। और विमान हादसे में पायलट समेत अब तक कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं सभी लोगों को मलबे से बाहर भी निकाला गया। यानी कि आपको ये बताते चले कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें हमारे पायलट जो है उनकी भी मौत हो जाती है। एयर इंडिया ने लगातार इसकी पूरी जानकारी दी है कि जिस पायलट ने अपनी जान गंवाई है उसके परिजनों से संपर्क साधा गया है और बहुत ही जल्द उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कंपनी ने यात्रियों के संबंधित जो जानकारी है वो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सेंटर को दी है और देना भी शुरू कर दिया गया है, जहां इस फ्लाइट में सवार यात्रियों के परिजन और दोस्त उनके साथ संबंध रख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, संपर्क उनके साथ कर सकते हैं। और बड़ी बात पीएम के हवाले से भी निकलकर सामने आई है, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि विमान हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत की है और पूरा जायजा लेने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से पूरा हादसा हुआ है और आगे की पूरी क्या जानकारी रहेगी। और यह भी बताएं कि आईजी अशोक यादव सहित अधिकारियों की टीम जो है वो हवाई अड्डे पर पहुंची और बचाव अभियान भी यहां पर जारी कर दिया गया। उसके साथ बड़ी खबर आपको बताते चले कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने बताया कि हमारी कर्मियों के लिए जो बचाव कार्य शुरू किया गया है, सहायता की गई है, उनके लिए मदद के नंबर जो है वो निकाले गए हैं। जो मदद के नंबर है वो भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 05443090572 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जितनी भी जानकारी है वो ले सकते हैं, क्योंकि एयर इंडिया का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद जितने भी यात्री उसके अंदर फंसे हुए थे उसमें 17 लोगों की मौत हो जाती है और एक पायलट की भी मौत हो जाती है। क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो सब यहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन इन नंबर्स के जरिए आप पूरा संपर्क इन लोगों से साध सकते हैं। अस्पताल में भी लोगों को भर्ती कराया गया है, क्योंकि जो लोग इस वक्त मलबे के अंदर दबे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा था, उनका इलाज भी करवाया गया। लेकिन विमान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में जब ले जाया गया तो इस विमान में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को लाया जा रहा था। बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार केरल से ये पूरे जो हमारे पायलट हैं वो ताल्लुक रखते हैं और केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे का जायजा लिया है, पूरे हादसे पर नजर बनाई हुई है कि आखिर किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। एयर इंडिया की तरफ से भी ये विमान यहां पर चलाया गया था। बाहर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें लाने की कवायद जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसके साथ ही 190 जो लोग हैं, 190 लोग इसके अंदर सवार थे, जिसमें 184 यात्री हैं और 6 क्रू मेंबर सवार थे और साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डीजीसीए के मुताबिक अगर हम बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग और 373 ये दुबई से कालीकट आ रहा था और विमान में 190 से ज्यादा लोग यहां पर सवार थे, जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बहुत से लोगों को हमने खो दिया। इसके साथ ही साफ नहीं थे कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे, और आपको यह भी बताते चले कि रनवे जो है वो सेफ नहीं था कोझिकोड रनवे पर, क्योंकि ये बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि विमान के अंदर भी तकनीकी खराबी थी और रनवे जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। पहले से ही चेतावनी जो है वो जारी की गई थी डीजीसीए की तरफ से कि आखिर जो रनवे है उसको भी ठीक करवाया जाए। और निकलकर खबर यह भी सामने आ रही है कि जो एयरप्लेन था उसके अंदर भी तकनीकी खराबियां होने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। और विमान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरे तरह से चेतावनियां यहां पर दी गई थी, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। डीजीसीए ने हाल ही में फिलहाल सवाल तो उठाए थे, लेकिन जो स्थिति रनवे की बनी हुई थी उस पर काम नहीं किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि अगर रनवे पर खराबी थी, वो सेफ नहीं था, तो किस तरह से वहां पर विमान को चलाया गया है, क्या उसे ठीक नहीं करवाया जा सकता था। बहुत अहम सवाल जो है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आता है, क्योंकि जब पहले से ही जानकारी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि रनवे बिल्कुल भी सेफ नहीं है जो कोझिकोड एयरपोर्ट का है, तो वहां पर काम क्यों नहीं हुआ। ये कोझिकोड एयरपोर्ट का जो प्रशासन है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अगर आपका रनवे सही नहीं था तो किस तरह से वहां पर फ्लाइट को लैंड करवाया जा रहा था या फिर बोर्ड करवाया जाता था। ये बहुत अहम जानकारियां और सवाल यहां पर निकलकर सामने आते हैं।
तो दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल आज से शुरू हो गया है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया और कोविड अस्पताल में कोरोना के अलावा सिटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधा शुरू की गई। इसके लिए लखनऊ सीएमओ और सीएएस के स्तर से चिकित्सकों का गठन पर काम शुरू हो गया है और हालांकि फिलहाल यहां पर सिर्फ 167 बिस्तरों पर ही कोरोना का उपचार किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि जरूरत के अनुसार बिस्तरों की संख्या में इजाफा होगा और अस्पताल में 400 बिस्तर की व्यवस्था हो सकती है। ये अब तक के जिले में सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है। यहां प्रथम तल पर आईसीयू और इमरजेंसी, 5वें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा द्वितीय तल पर डायलिसिस यूनिट और सिटी स्कैन की व्यवस्था की गई है। यानी कि राम मंदिर निर्माण के बाद एकदम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि किस तरह से कोरोना पर अब मार जिस तरह से हम झेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर जीत हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला किया है और एक्शन मोड में नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रवि श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल यही है कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही एकदम से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आते हैं और इस अस्पताल को जनता को समर्पित किया जाता है। कितना फायदेमंद साबित होगा ये अस्पताल? देखिए जरूर 400 बेड का, जैसे कि आपने बताया, सबसे अस्पताल है सेक्टर 39 में। और खास बात अस्पताल की है कि इसकी नींव पड़ी थी मायावती काल में, और सोचिए अब इस पूरे अस्पताल का उद्घाटन किया है सीएम योगी ने। इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। दूसरी बात, कोरोना के मद्देनजर जिले में सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसे बनाया तो नोएडा अथॉरिटी ने है, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि क्रोनिक डिसीजेज होते हैं जिन्हें कोरोना के अलावा लीवर या डायलिसिस की अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है, ऐसे मद्देनजर तो लेवल 3 का यह अस्पताल होगा, जहां समुचित व्यवस्था होगी। अगर कोई मरीज आता है तो ठीक हो जाएगा। तो उसका उद्घाटन सीएम ने कर दिया है। और इसके साथ ही ये सीएम का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि नोएडा को लेकर एक मिथक है, आशा, जिसमें कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सीएम योगी 12वीं बार नोएडा की धरती पर कदम रखते हुए इस बात को पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं कि पूरी तरीके से मिथक था। और यही वजह है कि 12वीं बार जब सीएम ने नोएडा की धरती पर कदम रखा है तो एक तो सौगात दी, दूसरी बार सबसे बड़ी इस दौरे के मद्देनजर खबर यह है कि तीनों ही अथॉरिटी, नोएडा में दरअसल 3 अथॉरिटी काम करती है। सबसे पहले अथॉरिटी है नोएडा, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा, और फिर यमुना प्राधिकरण। तीनों ही अथॉरिटी के जो चीफ है उनको डेवलपमेंट के लिहाज से रवि, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आज से ही अस्पताल के अंदर काम करना शुरू कर दिया गया है? क्या मरीज आज से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है, सैंपलिंग शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, इस दौरे उद्घाटन के साथ ही 100 हमें खबर मिली है कि 100 स्वास्थ्यकर्मी वहां पर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि ये रूटीन आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि सीएम ने अभी पीता ही है, तो मुझे लगता है शाम तक का इंतजार, और कल से हम देखेंगे रूटीन में आ जाएगा। और इसके अलावा जो ये अस्पताल है, इसलिए भी खास अगर आप अस्पताल की बात करती हैं क्योंकि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होगा कोविड के मद्देनजर। नोएडा में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस मामलों को रोकथाम के लिए अस्पताल मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसका उद्घाटन जुलाई में ही होना था, लेकिन कुछ बड़े कांड होने की वजह से, प्रदेश में बड़े मामले होने की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से टल गया था। सीएम के पास वक्त नहीं था, लेकिन क्योंकि अब सीएम ने इसका उद्घाटन किया है तो जनता को सौगात मिली है। और जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि दिल्ली के नोएडा के मरीज दिल्ली जाके इलाज कर रहे हैं, अब जब नोएडा को ही, जिले को ही, गौतम बुद्ध नगर को ही अपना बड़ा अस्पताल मिला है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। 250 से 400 बेड का अस्पताल रवि यहाँ पर बनाया गया है। क्या लगता है कितनी बड़ी सौगात थी और लोगों को कितनी राहत इससे मिलेगी? देखिए, सौगात से इतर जरूरत कितनी बड़ी थी इस बात को समझना होगा, क्योंकि लेवल 3 के अस्पतालों की संख्या की बात करें नोएडा में तो बेहद कम थी। लगातार इसे शुरू किया गया। सबसे पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो तकरीबन 100 बेड का अस्पताल था केवल जिम्स में। फिर प्राइवेटाइजेशन में हमने शारदा हॉस्पिटल को देखा, तो उसके बाद एनआरआई हॉस्पिटल को देखा, एनबीआई को। तो इस तरीके से बेड की संख्या बढ़ी। लेकिन इसके अलावा जिस तेजी से मामले बढ़ रहे थे, अब तक नोएडा में 5000 से ज्यादा मामले आ गए हैं और हर दिन यहाँ 100 मरीज आते हैं। तो ऐसे में बेडों की संख्या कम पड़ रही थी और स्टाफ की संख्या कम पड़ रही थी। इसके मद्देनजर ये बेड अस्पताल जरूरी था। और क्योंकि ये तरीके से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इसमें न केवल लेवल 1, लेवल 2 बल्कि लेवल 3 के मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। इस लिहाज से ये अस्पताल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी, मेट्रो
जो है उसके नजदीक ही है सेक्टर 39 में, जो पूरे ही नोएडा को। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अत्याधुनिक अस्पताल जो है वो अब बनाया गया है नोएडा के अंदर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लोगों को सौगात तो दी है, लेकिन लोगों की ये जरूरत थी। बहुत अहम आज कदम जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने आज कुलगाम के बुसू गांव का दौरा कर वीरवार को आतंकियों द्वारा मारे गए सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के परिजनों से शोक जताया है। अशोक कौल के साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष सौफी यूसुफ सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। और भाजपा नेताओं ने सरपंच की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए लोकतंत्र के लिए एक गहरा आघात करार दिया। है, किसी का पति है, किसी के बच्चे हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की कि 7 दिन ये हमको थोड़ा समय दें, 7 दिन तक ये सुरक्षित रहें। 7 दिन के बाद जैसे हालात होंगे हम इनको बताएंगे। लेकिन मैंने इनको कहा कि 7 दिन के बाद आपको अपने अपने घरों में ले जाएंगे। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ जहाँ इनको सुरक्षित प्रोटेक्टेड पर्सन्स को, जहाँ पीपीज़ को सुरक्षित रखा गया, मैं यहाँ आया हूँ। इनसे मैंने बातचीत की, मेरे साथ सोफी साहब, बाकी सारे लोग। तो कोरोना महामारी को और फैलने से रोकने के लिए जम्मू जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजारों में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं और बाजारों में पुलिस के अलावा इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के पहले 2 चरणों में पुलिस द्वारा जितनी सख्ती बरती गई थी वो इस लॉकडाउन में देखने को नहीं मिल रही है। और जम्मू में कई जगहों पर यातायात बदस्तूर जारी रहा। अलबत्ता कुछ एक जगहों पर लगे हुए नाकों पर पुलिस द्वारा बाहर निकलने वालों से पूछताछ बहुत जरूरी की जा रही है। और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के मुलाजिमों को आवाजाही में कोई मनाही नहीं है और दवाओं की दुकानें खोलने पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। और 60 घंटों का ये लॉकडाउन सोमवार सुबह संपन्न होने जा रहा है। के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन लोग इक्का दुक्का अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चेक पोस्ट पर हमारे सुरक्षा बल भी डटे हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी डटे हुए हैं। और हर किसी को अगर आगे जाने की इजाजत दी जा रही है तो उससे पहले पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अगर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है तो वो लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया है। आप साफ देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है रास्तों पर, गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में। लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं वो जरूरी काम को लेकर निकले हुए हैं। अगर किसी को अपने काम पर जाना है तो ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बाजारों का रुख वो बिल्कुल भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने पुलिस कर्मियों की बात करें तो लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें समझा बुझाकर वापस भी लौटाया जा रहा है। साफ आपके सामने तस्वीरें किस तरह से हालात जो है, सूरत हाल जो है वो जम्मू के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है और सोमवार तक ये जारी रहेगा। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये मुहावरा जम्मू के जीएमसी अस्पताल पर सटीक बैठता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यह अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा और अब यह अस्पताल क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहा है। लोगों का आरोप है कि जम्मू संभाग में इससे सबसे बड़े अस्पताल के नाम पर जाना जाता है और सबसे बड़े अस्पताल में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और लोगों का आरोप है कि अस्पताल में यह सुविधा ना होने से कई मरीजों के तीमारदारों को निजी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि उनमें मरीजों का ना तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई सामान है, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिलती हैं और ना ही उन पर कोई नजर रखी जाती है। लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार से इस अस्पताल में जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवाने की भी मांग की। तब से मुझे भी यहाँ पे 2005-06 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने भी काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, बचाया है। लेकिन मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में 1-2 जो क्रिटिकल एम्बुलेंसेस पहले आई थी, तो वो जो थी वो सिर्फ उन्होंने चलाई नहीं है, बल्कि उन्होंने एक जगह पे खड़ी रखी और खड़े खड़े उनका जो लाइफ पीरियड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये मेडिकल कॉलेज है, पूरे जम्मू प्रोविंस के जो पेशेंट है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस नहीं है तो ये तो बड़ी दुख की बात है। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि
अगर कोई बंदा इस बीमारी के अंदर अगर उसको ज़रूरत है कि यहाँ से शिफ्ट करना पड़े किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या आउट ऑफ स्टेट में, तो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस तो बड़े इस तरीके के मेडिकल कॉलेज को तो होनी चाहिए। आधे घंटे के बाद देखते हैं कि एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आती है यहाँ पे, तो भारत विकास ग्रुप की तरफ से लगाई गई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा बख्शी नगर में है, जहाँ पे एक भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो जहाँ पे आपने देखा कि जहाँ पे जो आते हैं पेशेंट लेके, तो प्रॉपर तरीके से उनको भी नहीं लाया जा सकता। उसमें एक टेक्नीशियन होना जरूरी होता है और एक डॉक्टर एनेस्थेटिक डॉक्टर का होना अनिवार्य होता है उसमें। और जहाँ पे पेशेंट को लाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसको सुविधा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर की, वो जहाँ पे नहीं मिलती। और अगर आउट ऑफ स्टेट जाना हो तो फिर वो भी गाड़ियाँ आउट ऑफ स्टेट नहीं जाती और मजबूर होकर लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का अरेंज करना पड़ता है, जिसके रेट बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं है। क्रिटिकल एम्बुलेंस इनके पास होनी चाहिए। अगर इन्होंने नेशनल हाईवे को 10 दिए या 15 दिए हैं, उनके साथ भी इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं है इनके पास, कम से कम स्टाफ ने इनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग तो रखनी चाहिए कि चलो किसी बेचारे कोई गांव से आया है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं बाहर लेना है, उसको शिफ्ट करना है, चंडीगढ़ करना है, कहीं करना है, उसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सहूलत हो जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की ही इधर रह गई है। कोई मत जो इनसे कोई मतलब कोई आशा लेके आए कि हाँ ये हमारी कोई हेल्प करेंगे, ऐसी मदद नाम की कोई इनके पास कोई ऐसी कोई लग नहीं रही है। तो लोगों ने प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो काफी जरूरत है अस्पताल प्रशासन को भी ध्यान देने की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।